नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आधुनिक तकनीक पर आधारित ई-रूपी प्रणाली का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने राज्य की कृषि व्यवस्था को दिशा देने के लिए 4 महत्वाकांक्षी कृषि नीतियों का शुभारंभ करते हुए कहा कि सरकार जल्द ही प्रदेश में फ्लावर और हनी पॉलिसी भी तैयार करेगी। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-रूपी प्रणाली राज्य के अन्नदाताओं के लिए एक नई पहल है। ई-रूपी प्रणाली किसानों के लिए पारदर्शी, तेज और बिचौलिया मुक्त डिजिटल भुगतान का नया माध्यम बनेगी और इस प्रणाली के अंतर्गत पायलट परियोजना में किसानों को मिलने वाली अनुदान राशि ई-वाउचर के माध्यम से सीधे उनके मोबाइल पर भेजी जाएगी, जिससे वे अधिकृत केंद्रों या विक्रेताओं से खाद बीज, दवाएं आदि खरीदने में उपयोग कर सकेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए 2021 में ई-रूपी जैसी अभिनव प्रणालियों की शुरुआत की। आज हमारी सरकार इस अत्याधुनिक तकनीकी को किसानों के हित में अपनाकर डिजिटल भुगतान प्रणाली की पारदर्शिता, प्रभावशीलता को एक नई दिशा देने जा रही है, जिसके द्वारा प्रदेश में कृषि क्षेत्र की चिन्हित पायलट परियोजनाओं के अंतर्गत हमारे अन्नदाताओं को दी जाने वाली अनुदान राशि ई-रूपी वाउचर के माध्यम से सीधे उनके मोबाइल फोन पर उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रणाली के माध्यम से हमारे किसान भाइयों एवं बहन बिना किसी बिचौलियों के घर बैठे विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ बहुत आसानी से उठा सकेंगे। उत्तराखंड में मानसून के आने में बहुत कम समय रह गया है। वही मानसून की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपको बताते चले, जहां पर उनका कहना है कि उन्होंने राज्य में सभी जिलों में प्रशासन को मानसून की तैयारी को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में आपदाओं को लेकर शासन स्तर पर निगरानी टीम गठित की गई है, जिससे प्रत्येक जिले में आपदा कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और इस अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए के अलावा मानसून के समय अलर्ट रहने के भी निर्देश दिए गए हैं। रुद्रप्रयाग जिले के फाटा क्षेत्र में जल्द ही एक नई पार्किंग सुविधा का निर्माण होने जा रहा है, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। इसी क्रम में जनपद के मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर जीएस खाती ने फाटा के रविग्राम में ग्रामीणों द्वारा दिखाई गई भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया। जानकारी के अनुसार इस पार्किंग के लिए ग्रामीणों ने स्वयं पहल करते हुए अपनी निजी भूमि प्रशासन को देने का निर्णय लिया है, जिससे मुख्यमंत्री की योजना को धरातल पर उतारने में सहूलियत मिल रही है। वहीं मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर जीएस खाती ने निरीक्षण के बाद बताया है कि यह परियोजना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा घोषित की गई थी, लेकिन पार्किंग के लिए वन भूमि प्राप्त करने में अड़चनें आ रही है। ऐसे में प्रशासन द्वारा स्थानीय ग्रामीणों से संपर्क साधा गया है, जिन्होंने सकारात्मक रुख अपनाते हुए अपनी निजी भूमि देने की सहमति दी है। फाटा पार्किंग जो है हम माननीय मुख्यमंत्री की योजना में समावेशित पार्ट है और इसमें जो है एक बार देखा गया था तो वन भूमि की एक दिक्कत आ रही थी, तो हम लोगों ने लोगों से आह्वान किया कि वो अपनी इसके जमीन में तो जमीन में से तो एक जमीन लोगों ने जो हमारे के प्रधान थे, वहां के जो जनप्रतिनिधि थे, तो जो विधायक के हमारी प्रतिनिधि हैं जमले की मैडम, तो उन लोगों ने एक संयुक्त रूप से कहा कि हम लोग एक जो प्राइवेट जमीन है लैंड उसके लिए उपलब्ध कराने जा रहे हैं। तो उनकी बैठक रखी गई है और उन्होंने एक एनओसी देने के लिए तैयार हुए हैं वो लोग। पूर्व सीएम हरीश रावत ने सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धालुओं की संख्या में आई कमी को लेकर पोस्ट शेयर किया है और करते हुए चारधाम यात्रा की तारीफ की है। हरीश रावत ने कहा है कि केदारनाथ श्रद्धालुओं के लिए बाहें फैलाए हैं और आप अधिक से अधिक संख्या में यहां आए और आप एकदम सुरक्षित हैं। और साथ ही उन्होंने व्यवस्थाओं की तारीफ की, परंतु कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लगातार चारधाम यात्रा में अव्यवस्थाओं को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा है कि हरीश रावत केवल कांग्रेस के ही नहीं, इस प्रदेश के वरिष्ठतम नेता हैं
और उनके कंधों पर जिम्मेदारी है कि प्रदेश और चारधाम यात्रा की एक अच्छी तस्वीर देश और दुनिया के सामने आए। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि हरीश रावत सीएम रह चुके हैं और वो चीजों को समझते हैं और चारधाम में व्यवस्थाएं अच्छी है, इसलिए उन्होंने तारीफ की। देखिए, बहुत जरूरी है, हम इस प्रदेश के नागरिक हैं। उस लिहाज से यदि देखें तो माननीय हरीश रावत जी केवल कांग्रेस के ही नहीं, इस प्रदेश के वरिष्ठतम नेता हैं और उनके कंधों पर जिम्मेदारी है कि प्रदेश की जो छवि है, प्रदेश की जो चारधाम यात्रा है, उसकी एक अच्छी तस्वीर देश और दुनिया के सामने जाए। ये दारोमदार भी उनके कंधों पर है। तो उन्होंने तो एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाते हुए चारधाम यात्रा की प्रशंसा की है, सुरक्षित यात्रा का संदेश दिया है, क्योंकि उनकी आवाज सुनी जाती है देश और दुनिया में। दिग्गज नेता हैं और उस स्तर के नेता हैं जहां लोग उन्हें गंभीरता से लेते हैं। लेकिन एक मुख्य विपक्षी दल होने के नाते हमारा भी ये काम है कि हम अगर सरकार कहीं पर गलत कर रही है या कहीं पर व्यवस्थाओं में हमें कमियां नजर आ रही हैं तो हम आईना दिखाएं। कांग्रेस का आंतरिक विषय है। हरीश रावत जी चीजों को समझते हैं, मुख्यमंत्री रहे, व्यवस्थाओं को भी देखते हैं और जब व्यवस्था अच्छी होंगी तो आज हरीश रावत जी बोले, कल करण मेहरा जी को भी तारीफ करनी चाहिए। तो मैं ये कहूंगा कि यात्रा बढ़े, इसके सब दलों को दलीय प्रतिस्पर्धा से हटकर पूरे भारत और विश्व के नागरिकों को उत्तराखंड आने का आह्वान करना चाहिए। अल्मोड़ा पहुंचे सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कलेक्ट्रेट में नेशनल हाईवे के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है और इस दौरान उन्होंने बैठक में बाईपास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा है कि अल्मोड़ा बाय घाट बाईपास नगर की बढ़ती यातायात समस्या के स्थायी समाधान के रूप में देखा जा रहा है, जिसे लेकर सरकार पूरी गंभीरता से कार्य कर रही है। बैठक में NH 109 के तहत भवाली, अल्मोड़ा, पांडु आखाल, गैरसड़ और आदि बद्री में कुल 5 बाईपास प्रस्तावित किए गए हैं। इन सभी प्रस्ताव के तकनीकी, भौगोलिक, पर्यावरणीय पहलुओं पर विचार कर सर्वश्रेष्ठ और व्यवहारिक विकल्पों को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि अल्मोड़ा क्वारब डेंज जोन का ट्रीटमेंट का कार्य प्रगति पर है। कांग्रेस जो है इसको लेकर देखो, कांग्रेस के पास तो मुद्दा ही नहीं है। वो क्या, उसको देखना चाहिए, कम से कम देख ले काम कैसे होते हैं, क्या होते हैं। वो तो अच्छा है कि मेरा सौभाग्य है कि मेरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नरेंद्र भाई मोदी जी और स्वयं मैं रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं और इसी के कारण से हमारे फटाफट पैसे भी सैंक्शन हो रहे। मैं अभी भी आपके सामने फाइनेंस भारत सरकार को बात कर रहा था, हमारे पुनीत जी हैं, उनको मैंने बोला कि इसको आप 2-4 अगर उसकी क्वारी भी है तो आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि हम किसी नेक्स्ट प्लान पे अगर पैसा देते हैं तो बहुत सारी इंक्वायरीज होती है। मगर कोई भी इंक्वायरी नहीं देने के पीछे हमने यही कहा है कि हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है, लोगों को आवाजाही के लिए दिक्कत होगी, तो इन समस्याओं के दृष्टिगत करते हुए इंक्वायरी आप बाद में करते रहिएगा, क्योंकि हर काम में कुछ न कुछ चीजें पूछी जाती हैं। तो अब वो नहीं पूछेंगे, अब हम लोग फटाफट इसको सैंक्शन कर रहे हैं, जो हमारा अल्टरनेट रोड है। कांग्रेस जो है विरोध करेगी, 22 को घेराव की। देखो, कांग्रेस का तो क्या हो गया, मुद्दे ही नहीं, वो देख रहे हैं। उनको देखना चाहिए कि बीजेपी लाई हुआ आपदा। पौड़ी शहर के एजेंसी चौक स्थित शहीद स्मारक से शहर में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई। सेना का ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में एजेंसी चौक से अपर बाजार रोड होते हुए तिरंगा यात्रा बस अड्डे पहुंची, जहां जनसभा का आयोजन हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में तिरंगा हाथों में लेकर उतरे लोगों ने भारतीय सेना जिंदाबाद, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। यात्रा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट और क्षेत्रीय सांसद अनिल बलूनी मौजूद रहे। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक नागरिक, इसके बैनर तले हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर जिला केंद्रों पर, इसके बाद विधानसभा स्तर पर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। ये तिरंगा यात्रा सैनिकों के सम्मान के लिए, ये तिरंगा यात्रा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जिस प्रकार से आतंकवादी को मुंहतोड़ जवाब देगा उसके सम्मान समर्थन के लिए, ये तिरंगा यात्रा देश के नागरिकों को राष्ट्रवाद के भाव के साथ इकट्ठा करने के लिए, ये तिरंगा यात्रा देश के अंदर जो आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त लोग हैं उनके लिए एक आक्रोश का भाव के निमित्त है। तो मैं कह सकता हूं कि तिरंगा यात्रा पूरे देश में इस वक्त मैं देख रहा हूं, हर नगर में तिरंगा यात्रा हमें दिखाई दे रही है। अगर आप सोशल मीडिया में भी देखेंगे
पूरे देश में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर के तिरंगा हाथ पे लेके हमारी जो सेना है उसने जिस तरह से पराक्रम दिखाया है उस सब के सम्मान में उनको आभार और धन्यवाद के लिए हम देख रहे हैं यात्राएं निकल रही है। आज का जो कार्यक्रम था वास्तव में ये देश के सैनिकों के सम्मान के लिए, उन मां बहनों के सम्मान के लिए निकाला गया जिनका कि सिंदूर उजाड़ने का प्रयास पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा किया गया, और उस सिंदूर की रक्षा के लिए और जो हमारे सैनिक हैं जो रात दिन सीमा पे अपनी ड्यूटी देकर हम लोगों की सुरक्षा के लिए और आगे बढ़ेंगे जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और सहकारिता मंत्री और जनपद चमोली के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में वार्षिक जिला योजना की बैठक पूरी हुई। बैठक में 2025-26 की वार्षिक जिला योजना में 74 करोड़ 28 लाख का परिव्यय अनुमोदित किया गया। उन्होंने सभी जन प्रतिनिधियों के प्रस्ताव शामिल करने पर जिला प्रशासन को बधाई दी। इस दौरान उन्होंने विभागवार पीडब्ल्यूडी, आरडब्ल्यूडी और पेयजल, कृषि और उद्यान, मत्स्य सिंचाई, उडेड़ा, पर्यटन, खेल और युवा कल्याण, पंचायती राज, शिक्षा और बाल विकास की प्रस्तावित जिला योजना की समीक्षा की। उन्होंने जिले में गरीब और अनाथ बच्चों के लिए छात्रावास देने की बात की। की जो वार्षिक जिला योजना होती है उसको आज हमने पास किया है। 74 करोड़ 28 लाख रुपए का परिव्यय आज पास किया गया और मैं जिला प्रशासन को अपनी ओर से बधाई दे रहा हूं कि उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से योजनाएं मांगी हैं और आज हमने परिव्यय पास किया है। हमने ये भी कहा है कि जिन जिन जनप्रतिनिधियों की अभी योजनाएं छूटी है वो 15 दिन ले लें और इस साल हम कुछ 10-12 अच्छे काम करने जा रहे हैं इस चमोली जनपद में और पिछले बार भी बहुत अच्छे काम चमोली जनपद में हुए हैं और हमें चाहते हैं कि हमारा जो सीमांत जनपद है यहाँ पे विकास की रफ्तार बहुत तेजी से हो। बीजेपी नेता और पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने कहा है कि क्वारम में डेंजर जोन के सुधारीकरण का कार्य करोड़ रुपए की स्वीकृति के बाद प्रारंभ हो चुका है और ऐसे में कांग्रेस आगामी 22 मई को इस मुद्दे पर जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव करने का कार्यक्रम बना रही है, जो हास्यास्पद है। उन्होंने कहा है कि क्वारत की क्वेट समस्या को देखते हुए केंद्रीय सड़क और परिवहन राज्य मंत्री अजय टमटा ने खुद पहले कई बार क्वारव का स्थलीय निरीक्षण किया और वही भूगर्भीय टीमों को लाकर स्थलीय निरीक्षण कराया ताकि इस डेंजर जोन का स्थायी समाधान निकाला जा सके। समस्या बड़ी थी तो स्थायी समाधान के लिए बड़ी धनराशि की आवश्यकता थी। सरकार का बचाव वाला मामला नहीं है। आपदा भारतीय जनता पार्टी अथवा हमारी सरकार द्वारा लाई गई नहीं। आपदा आई, उसका उपाय कैसे हो उसे खोजा गया। पहले वैज्ञानिकों का द्वारा पूरी तरीके से उस सॉइल को टेस्ट करने के साथ साथ सब चीजें देखी गई, परीक्षण किया गया, किस तरीके से उसके रास्ते निकाले गए। और मैं मोटा मोटा आपको बताऊं, अगर मोटा मोटा मैंने कल भी मैं उस बैठक में भी उपस्थित था और उसके बाद मैं स्पॉट में भी गया, मैंने वहां पूरा निरीक्षण किया। 17 करोड़ रुपए सड़क के निचले भाग के लिए स्वीकृत हो गए। उत्तराखंड धामी मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट में महिलाओं से जुड़े फैसले से मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी भी मिल गई है। बतौर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि प्रदेश के अविवाहित, विकलांग, तलाकशुदा एकल महिलाओं को इस योजना के दायरे में लाया गया है। वहीं योजना में पात्र महिलाओं को अधिकतम 2 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। बिल्कुल देखिए, उत्तराखंड की मातृशक्ति ने इस उत्तराखंड को लेने की जो लड़ाई लड़ी थी, उसके सारे सपनों को साकार करते हुए पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार महिलाओं को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए लगातार ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम कर रही हो। चाहे अगर मैं पूर्ववर्ती बात करूं तो 30% महिलाओं को नौकरियों में आरक्षण देकर
चारधाम यात्रा को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है और कांग्रेस जहां इस बार की यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या कम होना और व्यवस्थाओं का सुचारू न होने का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस पर गलत बयानबाजी कर यात्रा प्रभावित करने का आरोप लगा रही है। साथ ही इस बार की यात्रा में पिछले से ज्यादा यात्रियों के आने की बात कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की माने तो पिछले दिनों देश के जिस प्रकार का वातावरण था, भारत पाकिस्तान युद्ध के मुहाने पर खड़ा था, तो स्वाभाविक रूप से यात्रियों की संख्या में कमी आई है। सबसे सुरक्षित यात्रा हो रही है, सबसे प्रभावशाली यात्रा हो रही है। हम भी मानते हैं बीच में जो वातावरण देश के अंदर बना उसके कारण कोई यात्री आने कम हुए थे, लेकिन कल की तारीख की यात्रा देखिए आप, कल 35,000 से ज्यादा यात्री मेरे पे सूचना बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं। गंगोत्री धाम की संख्या बढ़ी है, बड़ी लाइनें लगी हुई है। और वही मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम के निर्देश पर प्रदेश भर में विश्व पर्यावरण दिवस से बृहद पौधारोपण और मतदाता जागरूकता अभियान की शुरुआत होगी। इस अभियान के प्रदेश के सभी पोलिंग बूथों सहित पूरे प्रदेश में 2 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जांगदंडे ने सचिवालय में इस अभियान की तैयारियों के संबंध में इस अभियान से जुड़े सभी प्रमुख विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने बताया कि मतदाता जागरूकता और पौधारोपण अभियान 5 जून से जुलाई महीने के अंत तक चलाया जाएगा। उत्तराखंड में हरिद्वार जिले को छोड़ प्रदेश के बाकी 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल पिछले साल ही समाप्त हो गया है। इसके साथ राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायतों को प्रशासकों के हवाले कर दिया था और ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि जून महीने में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जा सकते हैं। ऐसे में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 3 बच्चों वाले लोग भी चुनाव लड़ सकेंगे। दरअसल इसके लिए पंचायती राज एक्ट में संशोधन करने पर 25 जुलाई 2019 कट ऑफ डेट निर्धारित की गई है, जिसके लिए राज्य सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। भी पंचायती राज व्यवस्था में निर्वाचन प्रक्रिया की तैयारी चल रही है। सरकार के स्तर पर अपनी तैयारियां पूरी हैं। जो हमारा अधिनियम है जिसके तहत कि ये चुनाव संपन्न कराए जाने हैं, उसमें कुछ संशोधन प्रस्तावित थे, जिसके अध्यादेश के लिए पत्रावली महामहिम राज्यपाल को प्रस्तुत की गई है। महामहिम राज्यपाल का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात आगे की कार्रवाई की जाएगी। जहां तक निर्वाचन प्रक्रिया कब तक संपन्न होगी यह प्रश्न है। निर्वाचन के लिए राज्य सरकार तैयार है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, जैसे उत्तराखंड राज्य के लिए चारधाम यात्रा एक हमारा महत्वपूर्ण आयोजन होता है, जिसमें पूरी मशीनरी इन्वॉल्व होती है, स्पेशली गढ़वाल की मशीनरी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने राजनीतिक दलों के नेताओं को संयमित और मर्यादित आचरण का व्यवहार करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि किसी भी दल के नेता या फिर व्यक्ति को अपना आचरण साफ रखना चाहिए। आपको बता दें कि बीजेपी के मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के बयान पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने मंत्री के इस बयान को गलत बताते हुए किसी भी सामाजिक और राजनीतिक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी दल का हो, खुद पर संयम रखना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि जनता उनके बयान और आचरण पर नजर बनाए रखती है। देखिए, चाहे वो भाजपा के नेता हों, चाहे किसी भी पार्टी के हों, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले जो भी लोग हैं, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले जो भी लोग हैं, उनको एक मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए और इस सब चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि वह व्यक्ति कितने महत्वपूर्ण पद पर है, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता को, राजनीतिक कार्यकर्ता को आम जनता देखती है, उस पर नजर रहती है। इसलिए मैं यही अपील करना चाहता हूं कि प्रत्येक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पर काम करने वाले व्यक्ति को एक मर्यादित आचरण का पालन करना चाहिए। और आगे बढ़ेंगे, जहां केदारनाथ धाम में एक मरीज को रेस्क्यू करने पहुंचे संजीवनी हेली एम्बुलेंस की आपातकाल वेल्डिंग करनी पड़ी। पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। हेली एम्बुलेंस में एम्स ऋषिकेश से आई मेडिकल टीम में सवार थी, जहां पर सफल आपातकाल लैंडिंग के चलते पायलट सहित मेडिकल की टीम सुरक्षित है।
वहीं जिला पर्यटन विकास अधिकारी और नोडल हेली सेवा राहुल चौबे ने बताया कि केदारनाथ धाम में दर्शन की पहुंची एक महिला श्रद्धालु की सांस लेने में अधिक समस्या होने लगी। तबीयत ज्यादा बिगड़ते हुए देख राज्य सरकार की हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी की मदद ली गई, परंतु केदारनाथ के मुख्य हेलीपैड पर लैंडिंग से पहले ही हेली की कुछ तकनीकी खराबी आने से आपातकाल लैंडिंग करानी पड़ी। वही 2025 को एक श्रीदेवी नाम की पेशेंट को, जिसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की इश्यू था, तो उसको लेने के लिए एम्स ऋषिकेश द्वारा संचालित संजीवनी हेली एम्बुलेंस द्वारा केदारनाथ हेलीपैड पर लैंड किया जा रहा था। लैंडिंग करने से पहले ही उसमें कुछ हेलीकॉप्टर में टेक्निकल इश्यू आ गया, जिसकी वजह से हेलीपैड पर लैंड न करके वो हेलीपैड से पहले ही लैंड हो गया और उसमें उसके टेल रोटर टूट गया और उसमें कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ गई। उस हेलीकॉप्टर में दो डॉक्टर और एक पायलट सवार थे। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का जहां रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दें कि 25 जुलाई 2019 से पहले तीसरे बच्चे वाले भी पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे। राजभवन ने पंचायती राज एक्ट में संशोधन को मंजूरी दे दी है। वहीं इस मुद्दे को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। वहीं विपक्ष लगातार सरकार पर हार का डर सताने का आरोप लगा रही है। विपक्ष के आरोपों को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि विपक्ष लगातार हार कर जनता का आईना दिखाने का काम कर रहा है। मुझे लगता है जो विपक्ष कह रहा है, हार रहा है, बार बार आईना दिखाने का काम जनता उनको बार बार कर रही है, तो हार का डर तो उनके अंदर है। भाजपा के अंदर हार का डर नहीं है। भाजपा चुनाव कराएगी और चुनाव होंगे और हमारे जीतेंगे। आप देखेंगे कि पंचायत के जब चुनाव होंगे तो हमारे प्रत्याशी अधिकतर सभी जगह से जीत करके आएंगे। कांग्रेस को अपना काम करना चाहिए। कांग्रेस को केवल नकारात्मकता फैला करके क्या लोगों को भ्रमित करने का काम करी, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस विपक्ष क्या कहता है ये विपक्षी जाने, लेकिन सरकार ये चुनाव करवाएगी और बहुत जल्द चुनाव होंगे, ये सब आप देखेंगे। भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के अंदर घुसकर ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी अड्डों को तबाह करने का पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने स्वागत किया है। परिषद के अध्यक्ष एवं 1971 में भारत पाक युद्ध का हिस्सा रहे गोपाल कृष्ण बर्दवाल ने कहा है कि भारतीय सेना की इस कार्रवाई में पाकिस्तान ने एक बार फिर मुंह की खाई है। पूर्व सैनिकों ने इस कार्रवाई का खुलकर समर्थन किया है। और मैं कहना चाह रहा था कि देखो उन आतंकियों को संरक्षण देने वाले पाकिस्तान के सेना है, वहां उसके अध्यक्ष जो मुनीर है, मुनीर के ऊपर मिसाइल नहीं दागी गई। ये भी मेरा वो है कि ये भी तो वो थे जैसे उसका जो हमारी भारतीय सेना ने पुरजोर तरीके से जवाब दिया। हमारे भारतीय सेना ने पूरा विश्व को बता दिया कि हम अनुशासित, संयम और धैर्य के साथ, योजनाबद्ध तरीके के साथ हमने ये ऑपरेशन सिंदूर। और देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर ऑपरेशन सिंदूर का लगातार स्वागत किया जा रहा है पूरे देश में। देखिए इसके लिए तिरंगा यात्रा भी निकाली जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जिस तरह से हमारे देश के जाबाज सिपाही, हमारे देश के जाबाज जवान ने जिस तरह से बॉर्डर पर पाकिस्तान को धूल चटाई, उसके बाद से सभी ऑपरेशन सिंदूर का लगातार समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच जगह जगह तिरंगा यात्रा भी शौर्य सम्मान में निकाला जा रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।